जैसे ही मोइन कमरे में दाखिल हुआ, मैं अपने गीले बाल तौलिया से सुखा रही थी, क्योंकि मैं अभी अभी नहाकर बाथरूम से निकली थी और अचानक ही वह कमरे में आ गया था। मैंने उसे देखते ही अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ लिया और उसे डांट भी दिया कि दस्तक देकर भी तो आ सकते थे। मोइन की हमेशा से ही आदत थी, जब भी वो मेरे कमरे में आता तो नॉक नहीं करता था। जब भी उसका मन करता, मुंह उठाकर दंदना आता हुआ मेरे कमरे में चला आता था। और जब भी मैं उसे डांट, तो उसके मुंह पर बस एक ही बात होती जो उसने आज भी कही थी। कहने लगा, मैं तुम्हारा शौहर हूं, क्या बिना दस्तक दिए कमरे में नहीं आ सकता? मैंने कहा, शौहर हो, मगर सिर्फ मेरे निकाह में हो। हमारी अब भी विदाई नहीं हुई है, और यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो, और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। बड़ों के बीच हमारा निकाह हुआ है, और बड़ों ने और इस समाज ने अभी हमें इस बात की इजाजत नहीं दी है कि तुम मुझ पर अपने शौहर होने का रोब जमाओ और हक जमाओ। इसलिए एहतियात किया करो। मैंने उसे हमेशा की तरह चेतावनी दी थी और याद दिलाया था कि हमारा रिश्ता जाए सही, लेकिन अब भी उसमें कुछ बंदिशें थीं। उसने कहा कि तुम तो हर समय ही चंगेज खान बनी रहती हो, इतनी खूबसूरत बीवी हो, मगर मैं तुम्हें सराह भी नहीं सकता। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे गीले बालों में उंगलियां फेरने लगा। उसकी आंखों में अब भी वही नशा और खुमारी थी जो हर वक्त मेरे करीब आने पर उसकी आंखों में उतर आती थी, और मुझे उसकी इसी खुमारी से डर लगता था। मेरे बालों से पानी की बूंदें टपक कर मेरे बदन को भिगो रही थी। अब भी कुछ बूंदें मेरी गर्दन पर ठहरी हुई थी, और मोइन उन बूंदों को अपने होठों से समेटने ही वाला था कि मैं एकदम बदक कर पीछे हटी थी। मैंने कहा, मोइन, क्या बदतमीजी है पीछे। मैंने उसे जोर से डांट दिया। उसने कहा, अच्छा अच्छा, जंगली बिल्ली मत बनो, हट जाता हूं पीछे। मैंने कहा कि अपनी हदें कभी मत भूलना। जब तक हमारी रुखसती नहीं होगी, तुम कभी भी वह नहीं कर सकते जो तुम करने की इच्छा रखते हो। मेरी बात पर उसकी आंखों में शरारत नाच उठी। कहने लगा, अच्छा, मैं क्या करना चाहता हूं, जरा उस पर रोशनी डालना पसंद करेंगी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मैं उसके सामने खुलकर कुछ भी कह नहीं पाऊंगी, इसीलिए वह मेरी हालत का मजा ले रहा था। मैंने कहा, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, और तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा कभी करने नहीं दूंगी। मैंने उंगली उठाकर उसे वन किया था, मेरी उंगली को अपनी उंगली से नीचे करते हुए कहने लगा कि किसी दिन कर भी गुजरूंगा, और कोई मुझे रोक कर तो दिखाए। वो एक आज़म से बोला था, और मैं उसे घूर कर रह गई थी। मैंने कहा, क्या चाहिए? तुम्हें क्यों मेरे कमरे में आए हो? कहने लगा, तुम्हें पता तो है कि इस समय ऑफिस जाता हूँ, और मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह खाना बना नहीं सकती। इसीलिए अपनी बीवी की मिन्नतें करने आया हूँ कि मुझे नाश्ता बना दे दे। और मैंने मुस्कुराते हुए कह दिया कि हाँ हाँ, चलो मैं अभी आ रही हूँ। और वह मेरी तरफ एक ठंडी सांस छोड़कर बाहर चला गया। मैं जानती थी कि मोइन मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। हालांकि हमारा निकाह बड़ों की रजामंदी से हुआ था, मगर फिर भी मोइन के दिल में मेरे लिए बेहद मोहब्बत थी। वो मुझसे उम्र में 5 साल छोटा था, और मैंने इस रिश्ते पर खूब हंगामा किया था। आपत्ति जताई थी कि मैं इतने छोटे लड़के को नहीं अपना ऊंगियड़ रह गई थी, क्योंकि इन सबको पीछे लगाने वाला वो खुद था। वो खुद ही अपने दिल में मेरी मोहब्बत लिए बैठा था, और मुझसे इजहारे मोहब्बत करने की बजाय उसने अपनी माँ और मेरी माँ को इस रिश्ते के लिए राजी किया था। पता नहीं कैसे उसने इन दोनों के दिल में यह बात डाली थी। खैर, जो भी था, मेरी माँ और ताई इस रिश्ते पर दिल और जान से राजी थी। इसीलिए मुझे चुप होना पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी कोई पसंद तो थी नहीं, ना ही मैं किसी में कोई दिलचस्पी रखती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने इस रिश्ते को हाँ बोल दी। और वैसे भी मोइन के सिवाय इस बात के कि वह मुझसे उम्र में 5 साल छोटा था, उसमें कोई दूसरी कमी नहीं थी। बहुत ही हैंडसम, खूबसूरत नौजवान था, हमारे खानदान की हर लड़की का ख्वाब था। लेकिन मैंने कभी मोइन के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। सोचती भी कैसे, क्योंकि उसका और मेरी नज़र में कोई जोड़ ही नहीं था। और दूसरी बात, इस रिश्ते को अपनाने के लिए मेरे परिवार का भी मुझ पर बहुत दबाव था। परिवार का दबाव बहुत ज्यादा था, और हमारे यहाँ परिवार से बाहर शादियां नहीं की जाती थी, और मैं भी पूरे परिवार में सबसे ज्यादा हसीन लड़की थी।
मेरी उम्र 26 साल थी और वह करीब 21 साल का था। यही तय पाया गया कि जब मोइन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और वह कारोबार संभालने के लायक हो जाएगा तो फिर शादी कर दी जाएगी। मेरे और मोइन का घर एक ही था क्योंकि मेरे पापा और ताया एक ही घर में रहते थे और मेरी माँ और ताई जान का भी आपस में काफी मेलजोल था। इसलिए कभी भी बीच में दीवार उठाने की नौबत नहीं आई थी और हम एक ही घर में रहते थे। बड़ी सी हवेली थी जिसमें हम सब लोग रहते थे और सबसे आपसी मेलजोल और मोहब्बत से बनी हुई थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पापा की तो मौत हो चुकी थी और मैं माँ के साथ इसी हवेली में रहती थी और मोइन भी अपने माँ बाप का इकलौता ही था। बेहद हैंडसम और खूबसूरत था। किसी भी लड़की का सपना हो सकता था, मगर मैं सिर्फ इस वजह से उसे शादी करने पर राजी नहीं थी कि वह उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था और मैं जानती थी औरतें वैसे भी जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। मगर मोइन की जिद के आगे सबको हार मानना पड़ी थी। वो कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सादिया से ही करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहूंगा। और जब ताया को भी यही बात बताई गई तो उन्हें भी यह रिश्ता पसंद आया था और मुझे सर झुकाना ही पड़ा। हालांकि मैंने इस रिश्ते का खूब विरोध किया था, भूख हड़ताल तक की थी, मगर मोइन ने साफ कह दिया कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लड़की क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? तुम चाहे भूख हड़ताल करो, चाहे धरने पर बैठ जाओ, शादी तो मेरी तुम्हारे साथ ही होगी। और मैंने भी आखिरकार हथियार डाल दिए थे और इस तरह हमारा निकाह सादगी से हो गया था। हालांकि मैं तो निकाह के खिलाफ थी। मैं चाहती थी जब भी हो तो शादी ही हो, मगर मोइन की यह जिद थी और उसके आगे मुझे फिर से हथियार डालने पड़े, क्योंकि घर वालों की भी यही राय थी कि जब तक वो मोइन अपने कारोबार को संभाल नहीं सकता तब तक उसकी शादी नहीं की जाएगी। इसीलिए मोइन ने कहा, तो निकाह तो किया जा सकता है ना, निकाह कर लेते हैं ताकि सादिया का कहीं मन ना बदल जाए। और मैंने कहा कि मैं इतनी भी बड़ी मुनाफिक नहीं हूं कि अपनी बात से मुकर जाऊं। उसने कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कोई लड़का तुम्हें मेरे हाथ से उड़ा ले गया तो मैं क्या करूंगा? मैं तो तहे दामन रह जाऊंगा। और मैंने कहा, तुम अपनी तसल्ली कर लो। और इस तरह से मेरा और मोइन का सादगी के साथ निकाह हो गया था। निकाह के बाद तो वो और भी ज्यादा शेर हो गया था। अब तो बात बात पर मुझसे इजहारे मोहब्बत करने लगता था। जब भी उसे मौका मिलता मेरे करीब आ जाता और शरारत करने से बाज नहीं आता था। मैं उसकी शरारतों पर शर्म से पानी पानी हो जाती थी। मैं कोशिश करती कि कम से कम मोइन के सामने जाऊं, लेकिन एक ही घर था और मेरी यह कोशिश नाकाम हो जाती थी। दिन में 2-3 बार मेरा मोइन से सामना हो ही जाता था। वो भी शायद मौके की तलाश में रहता था। जहां कहीं मैं उसे अकेली दिखाई देती, फौरन मेरे पास पहुंच जाता। उस रात भी बैठी मैं कोई नॉवल पढ़ रही थी कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मोइन का नंबर जगमगा लगा। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था। मैं समझ गई कि जरूर मुझसे रोमांस भरी बातें करेगा कि सादिया, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, अपने कमरे का दरवाजा खोलो, मैं अभी तुम्हारे कमरे में आ रहा हूं, या तुम ही मेरे कमरे में आ जाओ। दोनों खूब प्यार मोहब्बत भरी बातें करेंगे। और मुझे पता था उसकी प्यार मोहब्बत भरी बातें किस हद तक होती थी। मैंने झुंझलाहट में आकर मोइन का फोन रिसीव कर लिया था। दूसरी तरफ से उसकी कहानी की आवाज आ रही थी और मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने बेताबी से पूछा, मोइन क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? कहने लगा, कुछ नहीं, बस अलमारी के ऊपर से अपनी कुछ बुक्स उठा रहा था, स्टूल फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। वो क्या, कमर में मोच आ गई है? अब इतनी रात में मम्मा को क्या परेशान करना, तुम ही कमरे में आकर मेरी हेल्प कर दो, कमर पर कुछ बाम वगैरह लगा दो ताकि मुझे दर्द से आराम मिल जाए। मैं मोइन के गिरने का सुनकर बेचैन हो गई थी और बिना सोचे समझे मैं मोइन के कमरे में चली गई। देखा तो मोइन बेड पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और दर्द से करा रहा था। मैंने कहा, मोइन, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? कहने लगा, पता नहीं, लेकिन कमर में बहुत ज्यादा दर्द है। मैंने पेन किलर तो खा ली है, लेकिन देखो दराज में बाम की शीशी पड़ी है, उसमें से थोड़ा सा बाम मेरी कमर पे लगा दो। मैंने बाम की शीशी उठाई और मोइन के करीब बैठ गई। मोइन की चोट देखकर मेरे दिल ये ख्याल बिल्कुल निकल गया था
कि मैं इस वक्त मोइन के कमरे में बिल्कुल अकेली हूँ और वह मेरे साथ कुछ भी शरारत कर सकता था। सबसे पहले मैंने मोइन को सीधा करके उसकी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उसके बाद शर्ट उतारकर मैंने साट पर रख दी और मोइन को उल्टा करके उसकी पीठ पर बाम लगाने लगी। जहां जहां वह दर्द बता रहा था, मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर बाम लगा रही थीं और अचानक ही मोइन ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उठकर बैठ गया और मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी गर्म गर्म सांसें मैं अपने चेहरे पर महसूस करने लगी थी। दिल की धड़कनों ने मेरी शोर मचाया था। मैंने कहा, "कहाँ मोइन? मैंने तुम्हें बाम लगा दिया है। अब मैं जा रही हूँ। सुबह तक तुम्हें आराम मिल जाएगा।" मुझे मोइन की आंखों में कुछ और ही चमक नजर आ रही थी। मैं जल्दी से इस कमरे से फरार हो जाना चाहती थी, लेकिन मोइन ने मेरा हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, "सादिया, सीने में भी दर्द है। यहाँ पर भी थोड़ा सा बाम लगा दो।" ये कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रख दिया था और उसका एक हाथ मेरी कमर तक चला गया था। मेरे शरीर में जैसे ही करंट सा लगा था। मोइन की आंखों में इस वक्त मैंने जो रंग देखे थे, मेरा दिल धड़क उठा था। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, "मोइन, ये क्या बदतमीजी है? एक तो मैं तुम्हारी तीमारदारी कर रही हूं और तुम मेरे साथ बदतमीजी पर उतर आए हो।" मोइन हंसकर कहने लगा, "इसमें बदतमीजी वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बीवी हो और शौहर की खिदमत करना हर बीवी का फर्ज होता है। मैंने आज को कोई और मौका देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन मोइन ने बिजली की ससी तेजी से उठकर मेरा रास्ता रोक लिया था और खींचकर मुझे अपने करीब कर लिया था। मेरे बालों को संवार हुए कहने लगा, "तुम्हें मेरी पीठ के दर्द का एहसास है, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द है उसका एहसास नहीं है। मेरे जज्बात अब मेरे काबू में नहीं है। बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। आज की रात अपनी सारी चाहतें तुम पर लुटाना चाहता हूँ। अब और इंतजार नहीं होता। प्लीज इनकार मत करो।" ये कहकर मोइन के होंठ मेरी गर्दन तक पहुंच चुके थे। मैंने झटके से मोइन को धक्का दिया था। मैंने कहा, "मोइन, ये गलत है। हमें अपने बड़ों का विश्वास तोड़ना नहीं चाहिए। कितने विश्वास से उन लोगों ने हमारा यह रिश्ता तय किया है और हमसे 1 साल का टाइम मांगा है। 1 साल बाद हमारी विदाई हो जाएगी। उसके बाद अपने जज्बातों को खूब ठंडा कर लेना।" यह कहकर मैं जल्दी से कमरे से निकल आई थी। मोइन की यह हरकतें दिन बदन बढ़ने लगी थी। कमरे में आकर मेरे दिल की धड़कनों का तूफान जैसे तैसे शांत हुआ था। कुछ भी कहो मोइन, मेरा शौहर था और उसकी संगत पाकर मेरे दिल की हालत भी बेचैन होने लगी थी। लेकिन मैं अपनी हदों को पार करना नहीं चाहती थी। मैं मोइन से नाराज थी और मैंने उससे अपनी नाराजगी दिखाई थी, लेकिन मोइन ने सॉरी बोलकर मुझे मना लिया था कि आगे से वो ऐसी हरकत नहीं करेगा और मैंने भी उसे माफ कर दिया था। लेकिन अब ही उसकी शरारतें कम नहीं हुई थी। पहले जो थोड़ी बहुत पर्दादारी थी, अब वह भी खत्म हो चुकी थी, मगर मैं उसकी बेवाकियों से परेशान हो जाती थी। वह कभी भी दंदना आता हुआ मेरे कमरे में आ जाता था और यह बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। हालांकि धीरे धीरे मैं भी आसफ में इवॉल्व होने लगी थी, क्योंकि निकाह के बाद औरत की सोच बदल जाती है। अल्लाह ताला उसके दिल में खुद बखुदा ही अपने शौहर के लिए जायज़ मोहब्बत डाल देता है और मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वो था ही इतना खूबसूरत और हैंडसम, मगर मैंने कभी भी उससे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार नहीं किया था, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं जरा सा भी पहल दिखाऊंगी तो वह हमारे बीच मौजूद हदों को भूल जाएगा और अपनी मन मानियों पर उतर आएगा, और यही मैं नहीं चाहती थी। क्योंकि इस उम्र में जज्बात बहुत ही ज्यादा मुहजोर होते हैं और ऊपर से यह भी बहाना नहीं था कि मैं उसके लिए कोई ना महरम हूं। ये तो बस दुनिया को दिखाने के लिए था कि अब भी रुखसती नहीं हुई, वरना हमारा रिश्ता सरासर जायज था। मगर फिर भी मैं बहुत एहतियात से काम लेती थी। मैं तो अब मोइन से निकाह करने से पहले ज्यादा फंस चुकी थी। अगर मैं ज्यादा उस पर गुस्सा करती तो वह नाराज हो जाता और फिर मैं परेशान हो जाती कि कहीं वह कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि मैं उसकी बीवी थी। कहीं वह बदला लेने पर ना उतर जाए, क्योंकि वह था भी मेरा शौहर ही, चाहे महबूब ही था। मगर जब बार बार औरत मर्द की पहल को ठुकरा है तो मर्दाना अहंकार को ठेस पहुंचती है
और मैं इस नाजुक से रिश्ते में दरार नहीं चाहती थी, इसलिए उसे डांटने के बाद फौरन ही सुलह भी कर लेती थी और उसे समझाती कि मोइन अब भी मुझसे दूर रहो, अपने जज्बातों को काबू में रखो। और वह मान भी जाता था। मगर एक रात हमारे घर वाले किसी शादी में चले गए थे। मोइन दूसरे शहर अपने किसी दोस्त से मिलने गया था, इसीलिए वह शादी में नहीं जा सका था। और मैं भी वैसे जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे यूं शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी वह दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए मैंने तो साफ साफ इनकार कर दिया और ताया ताई और मेरी माँ चले गए थे। मुझे लगा कि शायद मोइन आज नहीं आ सकेगा, क्योंकि उसने कहा था उसे जरूरी काम के सिलसिले में अपने दोस्त से मिलने जाना है और शायद वह आज ना आ सके। शाम के वक्त मैंने सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि बाहर मौसम के आसार बहुत ही खराब थे। यूं लग रहा था जैसे बहुत ही जोरदार आंधी और तूफान आने वाला है, जो सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगा। और फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ी मौसम का नजारा ले रही थी और साथ में चाय का कप भी था। अचानक मेरी नजर गेट पर पड़ी। मोइन की गाड़ी गेट के बाहर आ चुकी थी और मैं हैरान हो गई थी कि इतने खराब मौसम में वह घर क्या लेने आया था। उसने तो कहा था कि आज वह दोस्त के घर ही रहेगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। वो गाड़ी से उतरा और भीगता हुआ गेट तक आ गया था। उसके पास गेट की चाबी भी थी। गेट खोलकर वो अंदर आया तो पूरी तरह भीग चुका था मैं। उसे दूर से देखकर हंसने लगी थी, फिर अपनी चाय वहीं पर रखी और जल्दी से किचन में आ गई, ताकि उसके लिए कोई चाय वगैरह बना सकूं, क्योंकि मोइन को बहुत जल्दी ठंडी लग जाती थी। जरा सी भी मौसम में बदलाव आता और उसकी तबीयत पर पहले असर पड़ता था। वह बहुत ही सेंसिटिव था। मैंने जल्दी से उसके लिए कड़क चाय बनाई। खाना तो यकीनन वो खाकर ही आया होगा। उसने किचन में झांका तो वह पूरी तरह भीगा हुआ था। मैंने उसे कहा कि जाओ, अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आओ। किचन में आने की जरूरत नहीं है, सारा फर्श गंदा कर दोगे। मैंने अभी सफाई की है, उसने कहा। एक तो मैं इतना परेशान होकर आया हूं, ऊपर से तुम मुझे डांट रही हो। मैंने कहा, मैं डांट नहीं रही, तुम्हारे लिए चाय बना रही हूं। अब जाओ, कपड़े बदल कर आओ। वह अपने कमरे में चला गया और मैंने जल्दी से चाय कप में डाली और उसके पीछे पीछे ही कमरे में चली गई। दरवाजे को हल्की सी दस्तक दी और कमरे में प्रवेश किया। वो शावर लेकर आ चुका था और गीले बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। मैंने बिना देखे ही चाय उसके पास रख दी और कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी उसने कहा, कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास। उसने एकदम से धमकी दी थी और मैं वहीं ठहर गई। मैंने कहा, पहले अपना हुलिया ठीक करो, फिर आऊंगी, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मैं अपने कमरे में जा रही हूं। यह कहते ही जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगी, उसने एकदम से मेरे बाजू को पकड़ा और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, यह क्या हरकत है? उसने कहा, हरकत नहीं, ये प्यार है। कब से इस पल का इंतजार कर रहा था कि घर खाली हो और मैं तुम पर अपनी मोहब्बत लुटा सकूं। मैंने कहा, अपनी हद में रहोगे तो अच्छा होगा, वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। उसने कहा, बुरा तो मैं पेश आऊंगा। अगर तुमने मुझे इनकार किया, तुमने अभी मेरी नरमी देखी है, सख्ती नहीं। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे ऊपर मेरा हक है और यह हक खुदा ने मुझे दिया है। तुमसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा, मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन दुनिया के भी कुछ कानून और नियम होते हैं, मैं उनसे भी इनकार नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं नहीं मानता उन नियमों को। वह बिल्कुल ही जैसे बेकाबू हो गया था। मैंने कहा, मोइन, चाय ठंडी हो रही है, पहले चाय पी लो। उसने कहा, पी लूंगा, तो और भी गर्मी पैदा हो जाएगी, पहले ही खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा, मोइन बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम अब एक बड़े मर्द बन चुके हो। इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने थोड़ा सा गुस्से में कहा था। उसने कहा, यही तो समस्या है कि मैं अब मर्द बन चुका हूं। मेरे अंदर ख्वाहिशें और जज्बात संभाले नहीं संभलते। ऊपर से बीवी इतनी खूबसूरत हो और हर वक्त नजरों के पास रहे तो किसका दिल बेईमान नहीं होगा। कम वक्त ऊपर से मौसम भी तो देखो कितना हसीन है। वह बिल्कुल मेरे पीछे से आकर मुझे बाहों में ले चुका था और मेरे कान में फुसफुसाने लगा। मैंने उसे जोर से धक्का दिया तो वह अचानक ही बार से जाकर लगा। मैंने कहा, खबरदार,
जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की। मैं अभी ताई जान को फोन कर दूंगी, तुम्हारी तबीयत सीधा कर देंगी। उसने कहा, वो तो बाद में देखा जाएगा, अभी तो मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा। प्लीज आज इनकार मत करना, सादिया, वादा करता हूं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। मैंने कहा, हर्ट तो तुम मुझे कर चुके हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेहुदा हो कि अपने अंदर की गर्मी मिटाने के लिए तुम ऐसे मौके की तलाश में थे, बल्कि तलाश में नहीं, तुमने खुद ही यह मौका का क्रिएट किया है। तुम जानबूझकर अपने दोस्त का बहाना करके घर से निकल गए। तुम्हें पता था कि मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी, तब तक घर वाले चले जाएंगे तो तुम वापस आ जाओगे और अपने अंदर की हवस को शांत करोगे। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से लाल हुआ था। उसने कहा, मेरी इंसल्ट मत करो, मेरी मोहब्बत को कोई गलत नाम मत दो। मोहब्बत करता हूं तुमसे और तुम पर पूरा पूरा हक रखता हूं। तुम्हारे साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बना रहा। मोइन की आंखों में गुस्से की वजह से सुर्खी चमकने लगी थी। उसकी मसल्स तन गई थी। पहली बार मैंने मोइन को इतने गुस्से में देखा था और मुझे भी अपने लहजे की शक्ति का एहसास हुआ। मैं एकदम से शांत हो गई और फिर उसे प्यार से समझाने लगी। मैंने कहा, मोइन, बस 1-2 साल और इंतजार कर लो, फिर रुखसती के बाद जो दिल चाहे कर लेना। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन देखो, आज तक मैंने तुम्हारी तरफ कोई गलत कदम नहीं उठाया। वो एकदम से हैरान रह गया और मैं भी अपने लफ्जों पर हैरान थी। उसने कहा, आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। कब से तुम्हारे मुंह से अपने लिए झार मोहब्बत सुनने को तरस रहा था। जिस लड़की से मैं दिल और जान से मोहब्बत करता हूँ, जिसका चेहरा हर रोज रात को मेरे ख्वाबों में आता है, आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचती है। आज तुमने इजहार करके मुझे और भी ज्यादा हिम्मत दे दी है। अब वह मेरे करीब बढ़ता जा रहा था और मुझे लगा कि अब फरार का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए वह प्यार भरी बरातगी देख ली थी। इस मूसलाधार भावनाओं को रोकना अब नामुमकिन था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं उसकी बीवी हूं, वह मुझ पर हक तो रखता है ना। जैसे मैंने भी खुद को यह जुमला सुनाकर डील दे दी थी, और इस डील का नतीजा यह निकला कि वह मुझ पर हावी होता चला गया। उसने मेरा दुपट्टा मेरे गले से उतारकर साइड पर रख दिया था। मेरे बालों का जूड़ा, जो कि क्लेचर में कैद था, क्लेचर खोलकर मेरे बालों को आजाद कर दिया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर उसने बेड पर लिटा दिया और मैं बेबस हो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं उसके कमरे में ही थी। मेरा सर उसके कंधे पर था और मोइन बेखबर सुकून की गहरी नींद सो रहा था। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई। मुझे हालात की गंभीरता का एहसास हो चुका था कि मैं और वो क्या कर चुके हैं। सच में जब लड़का लड़की अकेले हो तो उनके बीच में तीसरा शैतान होता है। ऐसा पहली बार हुआ था कि घर वाले हम दोनों को अकेला छोड़कर चले गए थे और मोइन ने इसी बात का फायदा उठा था। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी हदें क्यों पार की, क्योंकि जब तक एक औरत मर्द को हिम्मत नहीं देती, मर्द कभी भी उस औरत के करीब नहीं जा सकता। मुझे तो उसे थप्पड़ मार देना चाहिए था। अगर इस तरह अब रोज रोज होने लगा तो क्या होगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। सारा दिन कमरे से नहीं निकली और मोइन दरवाजा खटखटा आता रहा। शाम को घर वाले भी आ गए थे और मेरा शरीर बुखार में तप रहा था। माँ ने मेरे माथे पर हाथ रखा तो परेशान हो गई। कहने लगी, तुम्हें इतना तेज बुखार था तो मोइन से कहती, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैंने कहा, बस मौसम की वजह से ठंड लग गई है, मेडिसिन लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जब मोइन को पता चला कि मुझे बुखार है तो वो भी फिक्रमंद होकर मेरे कमरे में चला आया और मेरे माथे पर हाथ रख दिया। मैं उसके स्पर्श से एकदम चौंक गई थी और आंखें तुरंत खोल दी। उसके चेहरे पर अत्यधिक चिंता थी। उसने कहा, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हें बुखार है। मैंने कहा, मुझसे बात मत करो और जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। उसने कहा, क्या हो गया है, इतनी सी छोटी सी बात पर इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हारे लिए ये एक छोटी सी मामूली सी बात होगी, मगर मेरे लिए इस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। वो मेरे पास ही बैठकर बोला, सादिया, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ,
और बता चुका हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो गलत नहीं है। मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरा हक है तुम पर। मैंने कहा, अगर हक है तो फिर रुखसती की बात करो और मुझे रुखसत करवा लो। उसके बाद अपने सारे हक पूरे करते रहना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। उसने कहा, मेरा बस चले तो मैं आज ही तुम्हें रुखसत कर लूं, मगर मेरे घर वाले पहले मुझे कमा खाने वाला बनते देखना चाहते हैं। बस 1 साल रह गया है, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। वह मेरे बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा और वही खुमार उसकी आंखों में फिर से भरने लगा। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने कहा, अगर आइंदा तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। वो एकदम से मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मेरा हाथ अपने गाल पर रखकर कहने लगा, ए मारकर देख लो, फिर देखना क्या अंजाम भगती हो। तुम उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी थी। मैंने अपना हाथ झटक दिया और मुंह पीछे कर लिया। मैंने कहा, जाओ, यहां से मुझे नींद आ रही है। उसने कहा, नहीं, डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम बस चले जाओ यहां से। मैंने लिहाफ सिर तक ओढ़ लिया और बोना चाहते हुए भी वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता था एक बार अगर मैंने कुछ ठा लिया तो फिर किसी की नहीं सुनती। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा था, जिन्होंने बार बार मुझसे कहा था, बेटा कभी भी इस रिश्ते का नाजायज फायदा मत उठाना। मैं जानती हूं तुम्हारा रिश्ता मोन से पूरी तरह जायज है, मगर हमें जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब तक रुखसती नहीं होती तुम कोई भी ऐसा का नहीं उठाओगी कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तुम्हारा बाप वैसे भी हमारे साथ नहीं है और हमारे अपने ही हम पर उंगलियां उठाएंगे, क्योंकि रिश्तों को बदलते हुए देर नहीं लगती। और मैं अब अपनी अम्मी की बातें याद करके सिसक रही थी। मैंने दिल में तय कर लिया था, अब कभी भी मोइन को अपने करीब नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे 10 फीट की दूरी पर रहूंगी, उसके सामने भी कम ही आया करूंगी ना। वह मुझे देखेगा और ना ही वह बहके। मगर मैं नहीं जानती थी कि एक बहुत बड़ी आफत मेरे गले में पड़ने वाली है। एक ऐसा तौक जो मेरी जिंदगी को मजाक बनाकर रख देगा और सबकी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा भारी सी थी, बार बार चक्कर आने लगते थे। मोइन को तो मैंने मुंह लगाना ही छोड़ दिया था, ना उसे नरमी बरती और ना ही उसका कोई काम करती थी, और ना ही उसके कमरे में यूं ही चली जाती थी। वो भी अब एहतियात करने लगा था, जैसे उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी हद पार कर दी है। हमारे बीच एक ठंडी सी दीवार खड़ी हो गई थी। वह तो मेरे करीब आने की कभी कभी कोशिश करता था, मगर मैं उसे दूर झटक देती थी। मेरा रवैया उसे अंदर तक तोड़ रहा था, मगर फिर भी उसने मुझसे इस बार कोई जबरदस्ती नहीं की थी और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मगर अचानक से मेरी तबीयत का यूं बिगड़ना मेरे लिए चिंताजनक बात थी। एक औरत को अच्छी तरह से पता होता है कि उसके वजूद में क्या बदलाव हो रहे हैं, और इन बदलाव को महसूस मैं कर सकती थी। और मेरा दिल बैठा जा रहा था, मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। मोइन को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे नाराज थी। उसने खुद पर क्यों काबू नहीं किया था। एक दिन मैं किचन में खड़ी थी, अचानक मुझे जोर का चक्कर आया और मैं फर्श पर गिर गई। मेरे हाथ में चाय का कप था, वह भी मेरे ऊपर गिर गया। अम्मी एकदम से भागती हुई आई। घर में एक तरह से शोर सा मच गया था कि मैं गिर गई हूं। मोइन भी भागता हुआ आया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गया। और वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कह दिया कि सादिया प्रेग्नेंट है। ये खबर थी कि जैसे कोई बम जो घर वालों के सिर पर गिरा था। मेरी अम्मी और ताई तो एक दूसरे की शक्लेशा आया तो मेरा दिल किया कि जमीन फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी कि मैं अपने घर वालों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने अपने किरदार पर एक दाग लगा लिया था। ये कैसा दाग था जिसे ना मैं खर्च कर उतार सकती थी और ना ही इससे पीछा छुड़ा सकती थी। मैं अपनी ही नजरों में घड़ी जा रही थी और अपनी उंगलियां चटकाने लगी। मेरी अम्मी मुझे शिकायती नजरों से देख रही थी और ताई अम्मा की नजरों में पहली बार मैंने अपने लिए नाराजगी देखी थी। वह कमरे से बाहर निकल गई और अम्मी ने कहा कि तुमने बहुत ही
नाजायज़ फ़ायदा उठाया है हमारी रिवायतों का। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था कि अपनी हदों का ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा था, विश्वास था, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तुमने मुझे जिंदा ही मार दिया है। मैं कैसे नजरें मिला पाऊंगी तुम्हारे ताया जी से, तुम्हारी ताई जी से? और अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो मैं तो जारो कतार रोने लगी थी और अपने बाल अपनी मुट्ठ में जकड़ लिए थे। ताई तो मुझसे मिली भी नहीं थी और ना ही मैं उनका सामना करना चाहती थी। ऊपर से अम्मी की बातें मुझे रुलाने के लिए काफी थी। मेरा जी चाह रहा था मैं अपना ही गला घोटक मर जाऊं। अगर मैं शादीशुदा होती और मेरी रुखसती हो चुकी होती तो यह खुशखबरी हम सबके लिए बहुत बड़ी साबित होती। हम सब लोग खुशियां मना रहे होते, क्योंकि माँ बनने की खुशी हर औरत को होती है। मगर मुझे यह सब कुछ एक बोझ से कम नहीं लग रहा था। हालांकि मेरा बच्चा बिल्कुल जायज़ था। मैंने अपने शौहर से जायज़ ताल्लुक कायम किया था, मगर दुनिया की नज़रों में मैं मुजरिम थी और यह जुर्म ऐसा था जो ना काबिले माफ़ी था। इससे पहले कि अम्मी मुझे और बातें सुनाती, अचानक मोइन कमरे में दाखिल हुआ उसके चेहरे पर अब भी हवाइयां उड़ रही थी और उसे हालात का अंदाजा हो चुका था। वह मेरी अम्मी के करीब आया और कहने लगा, चाची जान आप क्यों परेशान होती हैं? सादिया मेरी बीवी है और मुझे तो इस खबर ने परेशान नहीं किया, बल्कि आप सबको तो खुश होना चाहिए और जल्द से जल्द हमारी रुखसती की तैयारी करनी चाहिए। मोइन का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मगर हम औरतों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अम्मी ने मोइन को शिकायती नजरों से देखा और कहा, कम से कम तुम्हें तो अपनी हदों का ख्याल रखना चाहिए था। मोइन तो चलो लड़की है, किसी कमजोर लम्हे की कैद में आ गई होगी, मगर तुम एक मर्द थे। तुम्हें सोच समझकर उसके करीब जाना चाहिए था, जबकि तुम अच्छी तरह जानते थे ये सब कुछ रुखसती से पहले ठीक नहीं। अम्मी उसे समझा रही थी। वह कहने लगा, मुझे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नज़दीक सादिया सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं उसका पहले से बढ़कर ख्याल रखूंगा। इतने में ताई भी कमरे में आ गई थी और मोइन को डांटने लगी, कहने लगी, तुम्हें शर्मानी चाहिए। यकीनन तुमने ही सादिया को उकसाया होगा। मैं तुम्हारे तेवर अच्छी तरह जानती हूँ। यह तो शुक्र था कि ताई जान ने सारा मलबा मोइन के गले में डाल दिया था, क्योंकि कसूरवार तो वही था। मैं तो बेकसूर थी। मैंने तो उसे मना किया था कि मेरे करीब मत आना। मोइन कहने लगा, जी मेरा ही कसूर है। मैंने ही सादिया को उकसाया था, क्योंकि मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। और मेरी इस धमकी पर सादिया बहुत ज्यादा डर गई थी और ताई और अम्मी ने तो जैसे अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। मुझे मोइन से इस हद तक तरफदारी की उम्मीद नहीं थी। वह मेरे ऊपर आंच भी नहीं आने देना चाहता था। मोई कहने लगा, इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि जल्द से जल्द हमारी रुखसती करवा दे। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और वैसे भी यह बच्चा जायज़ है और मैं इसे दिलजान से अपनाने को तैयार हूँ। हम सब घर आ गए थे। ताई और अम्मी सिर जोड़कर कितनी ही देर बैठ रही। मैं तो अपने कमरे में बंद हो गई थी, किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। मैं अपराधी न होते हुए भी अपराधी थी। फिर ताई और अम्मी ने मिलकर ताया जान को समझाया, कहा कि बच्चों की रुखसती कर देनी चाहिए। अब यह बड़े हो चुके हैं और शादी के बाद भी मोइन पढ़ाई जारी रख सकता है और व्यापार संभाल सकता है। वह इतना मैच्योर है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागेगा नहीं। ताया जान ने पहले तो ऐतराज किया, लेकिन ताई ने जब ज्यादा ही जोर दिया तो फिर वो भी मान गए और यूं हमारी शादी की तैयारियां होने लगी। इस दौरान मैं मोइन के सामने नहीं गई थी और ना ही मेरा दिल तैयारियों में लग रहा था। काश ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज मैं अपनी शादी के लिए खुद से शॉपिंग कर रही होती, अपनी पसंद की ड्रेस खरीद रही होती और ताई अम्मी और मेरी माँ भी कितनी खुश होती, क्योंकि खानदान में ये पहली शादी थी। मगर सब कुछ एक सामान से अंदाज में हो रहा था, जिसमें कोई खुशी की झलक नहीं थी। हालांकि मोइन तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसका तो खुशी के मारे बुरा हाल था। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी। वह मेरे पीछे से आया और कहने लगा, कैसी हो? तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने उसे कोई भी बात नहीं की और ये बिना बात किए पलटने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने सामने कर लिया। कहने लगा, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? तुम जानती हो ना कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ।
मेरी तकलीफ और मत बढ़ाओ और इस खुशी को एंजॉय करो, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। हाँ, हमसे गलती जरूर हुई है, मगर इसे गुनाह समझकर मुझे सजा मत दो। ना यार, मैं उस दिन बह गया था। मैं एक मर्द हूँ और मर्द में भावनाओं की तेजी औरतों से ज्यादा होती है। उनमें बर्दाश्त नहीं होती, वो बस कर गुजरते हैं। वैसे भी हम दोनों एक ही घर में रहते थे और ऊपर से हमारा निकाह का रिश्ता था, पति पत्नी का रिश्ता था। मैं भला कैसे खुद को रोक सकता था? और सच कहूं तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मैं आज भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो अंदर तक सरशर हो जाता हूँ। मैंने पहली बार तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटाई थी, और मैं जिंदगी भर उन लम्हों को याद रखूंगा और आगे भी ऐसे लम्हे तुम्हें देता रहूंगा। उसने फिर से मेरे कान में एक शरारत भरी सरगोशी की और मैं लाल पड़ गई। मैंने उसे जोर से पीछे धक्का दिया और कहा, चाहे कसूर मर्द का हो, मगर फिर भी अपराधी औरत को ही समझा जाता है। तुम नहीं जानते मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूं। ये बच्चा जायज है, मगर फिर भी मुझे बोझ लग रहा है। मैं इस समय को एंजॉय करना चाहती थी, अपनी शादी की तैयारियां पूरे दिल से करना चाहती थी, मगर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और उसने मुझे अपने साथ लगा लिया और मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगा। कहने लगा, तुम औरतें बहुत भावुक होती हो, मगर खैर अपने दिल का गुब्बार अच्छी तरह से उतार लो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रखूंगा कि तुम्हें यह तकलीफ दे लम्हे भूल जाएंगे। और मैंने तो हमारे बच्चे का नाम भी सोच लिया है। उसने मेरे कान में दोबारा से सरगोशी की तो मैं और भी ज्यादा लाल पड़ने लगी। मैं जल्दी से उससे पीछे हटी और कहा, ज्यादा बहकने की जरूरत नहीं है, वैसे भी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, तब तक अपनी भावनाओं को संभाल कर रखो। मैंने उसे तंज किया और कैचन से निकल गई। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी। पूरे खानदान में कानाफूसी होने लगी थी कि इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत थी, क्योंकि शादी इमरजेंसी में हुई थी, इसलिए सबको शक हो रहा था। मगर ताई अम्मी और मेरी माँ ने ये सारी बात संभाल ली थी। कहा कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। वैसे भी हमारी उम्र का तो कुछ भरोसा नहीं। हम अपनी जिंदगी में ही बच्चों की खुशियां देखना चाहते हैं और इसीलिए शादी कर दी। जब मैं मोइन की दुल्हन बनकर रुखसत होकर उसके कमरे में आ गई, मैं सोचने लगी कि कितना फर्क है इस पल में और पिछले पल में। यही कमरा था, यही बेड था, यही मैं थी, और मुझसे रिश्ता बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा आज वाला शौहर ही था। हालांकि रिश्ता तो अब भी हमारा वही है, मगर कभी कभी जमाने की रीति रिवाजों के मुताबिक भी चलना पड़ता है, वरना यह दुनिया ताने मार मार कर जीने नहीं देती। आज अगर मोइन मेरे साथ अपनी मोहब्बत का खुलकर भी इजहार करता तो जमाने भर को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि हमारा रिश्ता तो वही था जो पहले था, मगर जमाना हम पर उंगलियां उठाता है और अब हम एक जायज काम करके भी अपराधी ठहराए जाते हैं। मोइन जब कमरे में दाखिल हुआ तो बहुत ही खुश था। मैं भी यह खुशी दिल से महसूस करना चाहती थी, इसीलिए अपने मूड को अच्छा रखा और पिछली बातों को भूलने की कोशिश की, और फिर मैंने खुशी खुशी अपना आप मोइन को सौंप दिया था। मैं पिछली बातें याद करके खुद का मूड खराब करना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को मैंने बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और रहा सहा मूड मेरा मोइन ने ठीक कर दिया था, क्योंकि उसकी मोहब्बत में मैं हर गम हर तकलीफ भूल गई थी। आखिर में मैं सबको यही मशवरा देना चाहूंगी कि बेशक निकाह का रिश्ता जायज होता है, मगर फिर भी अपनी बेटियों की रुखसती वक्त पर कर दिया कीजिए, ताकि शर्मिंदा होने से बचा जा सके। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।